प्यारे बच्चों, नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी अध्यापिका आरती सेठी आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नए पाठ, एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आशा करती हूँ आप प्रतिदिन नई नई कहानियाँ, नई नई कविताएं और लेख पढ़ रहे होंगे। चलो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं, ऐसी स्थिति आती है जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और हमें लगता है कि यह काम हमसे नहीं हो पाएगा। फिर लगातार कोशिश करने से हम उस काम को करने में सफल भी हो जाते हैं। तो बच्चों, यदि हम हिम्मत न हारें, हम हौसले से लगातार मेहनत से आगे बढ़ते रहें तो हम नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकते हैं। आप ये बताइए, क्या आपको कोई ऐसी कहानी याद है जो आपने पढ़ी हो या सुनी हो जिसमें ऐसे ही किसी बुलंद हौसले के कारण जिसने अपनी मंजिल को पाया हो? हाँ, पंचतंत्र की कहानियों में से ही खरगोश और कछुए की कहानी जो आप सबने सुनी है, सबने पढ़ी है। इस कहानी में खरगोश और कछुए में किस खेल की प्रतियोगिता होती है, बताइए? हाँ, उनके बीच में दौड़ का मुकाबला होता है और फिर कौन इन दोनों में से तेज भाग सकता है। सही बताया, खरगोश। और कछुआ? बिल्कुल सही, कछुआ तो अपनी धीमी चाल के कारण जाना जाता है। तो बच्चों, जब उनकी दौड़ खत्म होती है तो अंत में कौन जीतता है? सही बताया, कछुआ धीमी चाल होने के बावजूद निरंतर आगे बढ़ता रहा। बिना थके, बिना रुके वह धीरे धीरे बढ़ता रहा मंजिल की तरफ और उधर खरगोश सुस्ताने के लिए बैठ गया और उसे नींद आ गई। तो बच्चों, अगर कछुआ यह सोचता कि मैं कहाँ खरगोश का मुकाबला कर पाऊंगा या मुझ में कहाँ इतनी क्षमता या मैं तो तेज दौड़ ही नहीं सकता, तो शायद कछुआ उस मुकाबले में भाग ही ना लेता और जीतना तो दूर की बात थी। लेकिन उस कछुए ने खुद पर विश्वास रखा और अपने हौसले और विश्वास के दम पर उसने वह दौड़ प्रतियोगिता जीतकर साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं। बच्चों, आपके अब तक के अनुभवों में आपका कोई ना कोई अनुभव ऐसा अवश्य रहा होगा जब आपको कोई काम बहुत कठिन लगा होगा, नामुमकिन लगा होगा। आपको लगा होगा कि मेरे लिए ये कर पाना असंभव है। तब आपने उस काम को छोड़ दिया या अपनी कोशिश करके लगातार मेहनत और लगन से उसे कर दिखाया। और अगर किया तो आपको क्या क्या मुश्किलें आई? तो बच्चों, आप अपने अनुभव हमें लिख भेजें। आप अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं। यदि हम किसी काम को करने की ठान लें तो रास्ता निकल ही आता है। यदि हम पूरी मेहनत, लगन और अपने निरंतर प्रयास करते रहें तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो सकता है। बस ज़रूरत है बुलंद हौसले की और धैर्य की और खुद पर विश्वास बनाए रखने की। तो बच्चों, आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में जो भिन्न रूप से सक्षम है, जिसका नाम है इला, उसके बुलंद हौसलों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ 5, जो कि एक लेख है जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह, पढ़ेंगे। देश का
कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ पर कागज़, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर और कपड़े से सुंदर सुंदर चीज़ें ना बनाई जाती हों। भारत की हस्तकला सारी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। कपड़े पर कढ़ाई करना एक ऐसा ही कौशल है जिसका महत्व जहाँ चाह वहाँ राह शीर्षक में समझा जा सकता है। हमारे घर पर माँ की शॉल, तकिए का गिलाफ और मेजपोश पर बारीक धागों से की गई कढ़ाई हम सब ने देखी है। अगर हम इसे ध्यान से देखें और सुई धागा लेकर इस काम को करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि ये काम कितनी मेहनत मांगता है। गुड़िया, मिठाई और त्योहारों की तरह कढ़ाई करने की सैकड़ों शैलियाँ हमारे देश के अलग अलग भागों में पाई जाती हैं। तो आइए देखें इला के जीवन में कुछ ऐसी ही झलकियाँ। तो बच्चों, आओ पढ़ें ये लेख, जहाँ चाह वहाँ राह। मखमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल हैं ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट-पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था
कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं हैं। तो बच्चों, इस लेख से हमने जाना कि कैसे इला ने अपने हाथों के साथ ना देने पर भी अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना और वे सभी काम उसने पैरों से करने सीखे जो काम हम हाथों से करते हैं, जैसे फर्श बुहारना, दाल भात खाना, तरकारी काटना, कपड़े धोना, दूसरों के बाल बनाना और तख्ती पर लिखना भी। और तो और उसने स्कूल जाकर पढ़ाई भी की, लेकिन वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई क्योंकि उसे ये जानकारी नहीं थी कि उसे परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय भी मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो उसके लिए लिखे। अगर समय रहते इला को ये जानकारी मिल जाती तो वो अपनी 10वीं की परीक्षा पास कर सकती थी। इला को इस बात का दुख हुआ, पर उसने अपना हौसला बुलंद रखा और उसने अपनी माँ और दादी से काठियावाड़ी कशीदाकारी सीखी। इला ने अपने हाथों के साथ ना देने पर भी अपने पैरों के अंगूठे के सहारे कच्चा रेशम सुई में पिरोने जैसा काम किया और 15-16 साल की उम्र तक आते आते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया कि इला के द्वारा तैयार किए गए परिधानों की प्रदर्शनियां लगने लगी। इला की कला को एक पहचान मिली। अब इला आत्मविश्वास से भर उठी थी। अब उसके पांव थकते नहीं थे। तो बच्चों, इस लेख के माध्यम से इला के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि यदि संकल्प शक्ति हो और किसी काम को करने की चाह हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, मार्ग अवश्य निकलता है। तो बच्चों, अब मैं आपसे इस लेख से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर
उत्तर दें। तो आइए शुरू करें। इला किस काम में माहिर हो गई थी? कशीदाकारी, नाचना, पढ़ना, खाना पकाना। शाबाश, आपका उत्तर सही है। इला कशीदाकारी में माहिर हो गई थी। अगला प्रश्न, इला ने कशीदाकारी करने के लिए किसका सहारा लिया? हाथों का, सहेली का, माँ और दादी, पैर के अंगूठों का। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, इला के घर में और कौन कशीदाकारी करता था? बुआ, बहन, मौसी, माँ और दादी। कौन करता था? सोचिए। शाबाश, माँ और दादी। इला ने अपने हाथों से काम ना कर पाने को क्या माना? हमारे विकल्प हैं समस्या, चुनौती, खेल, श्राप। तो बताइए। बहुत अच्छे। इला ने अपने हाथों से काम न कर पाने को चुनौती माना। शाबाश। अगला प्रश्न, परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और कहाँ की झलक थी? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या बंगाल? तो बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे। आइए बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। कभी कभार इला पकड़म पकड़ाई और कौन से खेल में शामिल हो जाती थी? नाच, दौड़, कशीदाकारी या विष अमृत? अरे वाह, आपने सही बताया, विष अमृत। अगला प्रश्न है, काठियावाड़ी कशीदाकारी में इला कितने साल में माहिर हो गई थी? 10, 19, 12, 15 से 16? शाबाश। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि? इन विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर उत्तर दीजिए। पहला, परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी। दूसरा, वह परीक्षा पास नहीं करना चाहती थी। तीसरा, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। चौथा, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगा। तो इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए और उत्तर दीजिए। शाबाश, आपने सही बताया। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। बच्चों, एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए। क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? तो सोचो और अपने उत्तर लिख भेजो हमें। इस लेख को सुनने व पढ़ने के बाद आपकी सोच में क्या कुछ बदलाव आए हैं? सोचें और अपने उत्तर लिखकर भेजें। यदि इला या इला जैसी कोई लड़की तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? उसे यह परेशानी न हो इसके लिए
अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो? लिख कर भेजो। बच्चों, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। बच्चों, आपने इस पाठ में बहुत से क्रिया शब्द देखे, जैसे फर्श बुहारना, बाल बनाना, सब्जी तरकारी काटना, तख्ती पर लिखना। अपने आसपास ऐसे आपने और भी ऐसे काम होते देखे होंगे। तो आप इन सब कामों की सूची बनाओ, वाक्य के रूप में इन सब कार्यों को लिखें और उसके बाद एक तालिका में एक तरफ संज्ञा शब्द और एक तरफ क्रिया शब्द लिखें। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। फर्श बुहारना, इसमें फर्श क्या है बताइए? संज्ञा। और बुहारना एक काम हो रहा है, तो वो है क्रिया। आप सबको पता ही है, जितने भी नाम वाले शब्द हैं वे संज्ञा शब्द होते हैं और जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने का पता चले वे होते हैं क्रिया शब्द। तो आप ऐसे ही कामों की सूची बनाओ और उनमें से संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द अलग अलग करके तालिका में लिखें। बच्चों, आपके कितने हाथ हैं? आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है। सबको पता है हमारे 2 हाथ हैं। क्या होगा यदि किसी दुर्घटना की वजह से या चोट लगने के कारण आप अपने किसी एक हाथ से काम ना कर पाएं या आपको बिना हाथों के काम करना पड़े? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो भिन्न रूप से सक्षम हो या दिव्यांग हो? या आपका कोई दोस्त या कोई मित्र हो जो भिन्न रूप से सक्षम हो, दिव्यांग हो? सरल शब्दों में कहें तो ऐसा व्यक्ति जो किसी दुर्घटना के कारण या जन्म से ही अपने किसी अंग से काम ना कर पाए, उसे हम दिव्यांग कहते हैं या भिन्न रूप से सक्षम कहते हैं। बच्चों, अगर आपका ऐसा मित्र आपके साथ खेलने आए तो उसे खेलने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ऐसे कौन से काम हैं जो आप आसानी से कर लेते हैं और उसे उन कामों को करने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्या होगा अगर आपको ऐसे व्यक्ति की देखभाल हमेशा करनी पड़े? इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखो और हमें बताओ। बच्चों, क्यों ना आज एक खेल गतिविधि करें। इस गतिविधि में 2 या 2 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप स्वयं भी इसे करके देख सकते हैं। आप अपने साथी को कहिए वह आपके दोनों हाथ पीछे की तरफ रिबन से बांध दे। इसी तरह से अन्य साथियों के भी हाथ पीछे रिबन से बांध दिए जाएं। और अब हम अलग अलग साथी को अलग अलग चुनौती भरे कार्य करने के लिए कहें, जैसे पानी पीना, खाना खाना, पेन पकड़कर, पैरों से लिखना। तो बच्चों, आप जब ये गतिविधियां करेंगे तब आपको महसूस होगा कि हमें किस किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और मुझे लगता है इस गतिविधि के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इला को किन किन चुनौतियों का सामना
करना पड़ा होगा। इसके बाद आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो भिन्न रूप से सक्षम हैं? तो अपने विचार और आदर व्यक्त करते हुए आप ऐसे लोगों को पत्र लिखें। पत्र कैसे लिखते हैं ये तो जानते हैं ना आप सब। तो आइए हम एक पत्र लिखें। ये पत्र आप इला के नाम भी लिख सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के नाम भी लिख सकते हैं जो भिन्न रूप से सक्षम है या जो दिव्यांग है। तो चलिए देखें पत्र कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बाईं तरफ अपना पता लिखो, जैसे मकान संख्या, गली या मोहल्ला, शहर का नाम और उसके बाद राज्य। इसके बाद आप बाईं तरफ से ही पत्र शुरू करेंगे और जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करेंगे और लिखेंगे प्रिय इला, या अगर वो आपसे आयु में बड़ा है तो आप लिखेंगे आदरणीय और उसका नाम, जैसे आदरणीय इला दीदी। इसके पश्चात आप बीच में जो भी अपने विचार लिखना चाहते हैं वह लिखें। इसके पश्चात अंत में बाईं तरफ आप अपना नाम लिखें, तुम्हारा या तुम्हारी, और नीचे अपना नाम। तो बच्चों लिखो आप ऐसा ही एक पत्र। आज हमने जाना इला के जीवन के बारे में। तो ऐसे ही कुछ और व्यक्तियों के जीवन की तस्वीरें आइए देखें, किस तरह से उन्होंने अपने भिन्न रूप से सक्षम होने को एक चुनौती की तरह स्वीकार किया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी और वो सब कर दिखाया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।